सेंस कह लें। साइनॉप्सिस का तो हो गया, थीसिस का होना है। हम्म, बस उसी का वेट है। अच्छा अच्छा। चलें, बेस्ट ऑफ लक। होपफुली सारा कुछ अच्छे से हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप भी कुछ हमारे साथ शेयर कर दें। अच्छा, मेरा सेंट्रिक्स। अभी अ, अभी इंटरव्यूज वगैरह तो एक दो हुए थे, बड़े अच्छे गए हैं वो। और आजकल बस एप्लीकेशंस ही फिल कर रहा हूँ मैं। और हाँ जी। अच्छा, ये शेयर किया हुआ है कि 7 PM आज आपने टिप्स एंड ट्रिक्स देनी है राइटिंग की। हाँ हाँ, आज हमारा एक वेबिनार था, राइटिंग पे ही हम डिस्कस करेंगे। तो कैसे बढ़िया। हाँ चलें, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आई थिंक हमें अब स्टार्ट करना चाहिए। और जो भी कोई क्वेश्चन हुआ तो वो फिर आप चलें मुझसे, जो भी कमेंट में कराते हैं तो आप पूछ लीजिएगा साथ साथ। श्योर तो श्योर। हाँ, मैं तो चलें 3 मिनट स्क्रीन पे शेयर करता आप हूँ। स्टार्ट कर दीजिएगा। 1 मिनट रुक जाते हाँ हैं। हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी हमारे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए, बैंड्स आए स्टूडेंट्स के ना। यस एग्जैक्टली, बड़े अच्छा स्कोर ले रहे हैं, अपने बैंड्स ले रहे हैं। जीआरई भी क्लियर कर रहे हैं और आइल्स भी कर रहे हैं, और काफियों को तो प्रोफेसर्स ने एक्सेप्ट भी कर लिया हुआ है। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह एक टाइम होगा जो चलें। हमारे मेंबर्स हैं वो भी एक दिन बैठे होंगे अमेरिका। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी और हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूँगा तमाम पार्टिसिपेंट से कि आप में से कितने लोग हैं जो जैसा कि कैम्ब्रिज की बुक है हमारे पास, और उसके लास्ट पे जो एस्से के ऊपर जो फीडबैक होता है वो पढ़ते हैं? कितने लोग हैं मतलब जो ये काम करते हैं? अभी तो मेरा ख्याल है जितने पार्टिसिपेंट्स हैं हमने राइटिंग को टच नहीं किया। अभी हमने 2 मॉड्यूल्स किए हैं। मैं मरीसा का है, एंड्रेज है। सर अभी तक हमने हाँ, राइटिंग ही कर रहे हैं सर, अभी तक वो ये वाला नहीं, इस पे हम पहुंचे नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मैं बेसिकली इस वजह से पूछ रहा हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जब आप फीडबैक को पढ़ते हैं, आपको आइडिया होता है कि आपके एस्से की कौन कौन सी सेगमेंट, कौन कौन सी चीज़ों को एग्जामिनर नोट करेगा और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग हमेशा आप ये काम करें कि जैसे एक बुक के अंदर 4 ऐसे होते हैं और फिर उनके लास्ट पे रिस्पॉन्स लिखे होते हैं और हर एक के नीचे फीडबैक होता है, तो आप उस फीडबैक को पढ़ा करें। अब वहाँ पे अगर आप उस फीडबैक को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि एग्जामिनर हर एक चीज़ को नोट कर रहा है, वो ये बता रहा है जी कि इसने कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ की हैं। डिवाइसेस से मराद के लाइक होएवर, मोरओवर, ठीक है, या जो इस तरह के हमारे पास हैं लिंकर वर्ड्स हैं, तो वो यूज़ किए हैं। फिर वो देखता है जी कि वोकेबलरी किस तरह की उसने यूज़ की है और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है, आपने फ्रिक्वेंटली कम्प्लेक्स सेंटेंसेस प्रोड्यूस करने होते हैं अगर आप बैंड 7 या इससे ज़्यादा राइटिंग में लेना चाहते हैं। और राइटिंग में जो बैंड 7 होता है ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ओवरऑल जो राइटिंग का बेसिकली एवरेज बैंड है वो 5.5 है, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर पढ़ने में, यहाँ पे चलें स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे कि सर यहाँ एक पे हमारे पास। सर मैं जस्ट बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए सर मैं यहाँ बताना चाहूँगा। सर जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है सर, वो पढ़ने से सर बहुत फायदा होता है। अगर पार्टिसिपेंट्स वगैरह अपने संडे वाला न्यूज़पेपर लगवा लें ना सर, तो उससे भी सर काफ़ी फायदा होता है अगर इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो डेफिनेटली आपको हेल्प करता है ना, रीडिंग तो आपको ज़रूर हेल्प करती है। तो बट यहाँ पे हम थोड़ा सा चूंकि स्पेसिफिक है ना, हम आइल्स की बात कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा अपने आप को जो है वो
स्पेसिफिक कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, हमें नहीं, ये एक ऐसे है और बैंड 7 का है, ठीक है, स्टूडेंट ने लिखा है, और मैं इसको पढ़ने नहीं जा रहा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम अपनी जो मेन टॉक है उसको ही डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे देखें, ये फीडबैक दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जब इस फीडबैक को पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखें, वो एक जैसे यहाँ पे उसने पॉइंट आउट किया है जी कि अगर आप लास्ट से ये नंबर 3 पे देखें, थर्ड लाइन टू लास्ट से, देयर इज अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, मतलब यूज्ड विद गुड ग्रामेटिकल कंट्रोल। तो फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जी कि वो वोकैबलरी का बता रहा है, ठीक है। और फिर इसी तरह से वो ये भी बताता है जी कि आपने कौन कौन से वर्ड लाइक मोर एवर, हो एवर, ये वर्ड किस तरह से और कहाँ कहाँ पे यूज किए हैं, तो ये चीजें सारी आपने करनी है, ठीक है। बट हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो अच्छा, सबसे जो पहली चीज है, आइल्स, जो हमारी आइल्स राइटिंग के अंदर चूंकि दो टास्क होते हैं, टास्क 1 और टास्क 2, ठीक है। आज की जो हमारी टॉक है, इसका फोकस है टास्क 2, ठीक है। हम टास्क 2 को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मतलब टास्क 2 के अंदर 5 से 6 टाइप्स कैसे आते हैं, और सारे के सारे मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। मैंने 5 6 एग्जांपल्स यहाँ पे रखी हुई हैं, वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे, और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने अपने एसे को स्ट्रक्चर कैसे करना है, ठीक है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो सबसे पहली बात है, किसी भी टास्क 2 के एसे के लिए, तो उसके लिए क्या है जी कि आपने 3 चीजें मतलब आपके माइंड में होनी चाहिए। आपके माइंड में होना चाहिए कि एक, आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है, और इंट्रोडक्शन जो है ये बेसिकली जस्ट 1 पैराग्राफ होगा। ये 1 P मैंने लिखा है, इट मीन्स जस्ट 1 पैराग्राफ, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ्स, अब यहाँ पे मैंने जस्ट लिखे हैं 2 पैराग्राफ, ठीक है। आप 2 से ज्यादा भी लिख सकते हैं, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करता क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो आप जस्ट एक हैबिट बना लें कि आपने बॉडी पैराग्राफ के अंदर 2 पैराग्राफ लिखने हैं, ठीक है। यानी बॉडी पैराग्राफ आपके पास 2 होने चाहिए, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, और हर एक के अंदर 2 से 3 पॉइंट्स होने चाहिए। अब पॉइंट्स का मतलब ये है कि 2 से 3 आइडियाज होने चाहिए, और आइडियाज कौन से, जो बहुत आसान हो आपको, मतलब आपने ये नहीं देखना कि कॉम्प्लेक्स आइडिया होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि ऐसा आइडिया हो जिसके लिए आपके पास नॉलेज हो, जिसको आप इलेबोरेट कर सके, जिसके लिए आप कुछ रेलिवेंट एग्जांपल्स जो हैं वो आप उसको एविडेंस के तौर पे आप लिख सकें, ठीक है। तो उसके बाद होता है हमारा एक कंक्लूजन, और कंक्लूजन जो है ये जस्ट 1 पैराग्राफ होता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि टोटल आपने कितने पैराग्राफ लिखने हैं, 4 पैराग्राफ होंगे आपके, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टास्क 2 में लिख देता हूँ, ताकि अ, बस आसान हो जाए स्टूडेंट्स के लिए। टास्क 2, ओके। तो 4 हमारे पास पैराग्राफ होंगे, ठीक है। तो 1 इंट्रोडक्शन, 2 बॉडी पैराग्राफ, और 1 कंक्लूजन। अच्छा, अब वर्ड्स कितने होने चाहिए? तो जो आइडियल केस है ना, वो है कि आपके 280 वर्ड्स होने चाहिए। मतलब 280 का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली 280, 280 से ऊपर भी हो सकते हैं और फ्यूअर देन 280 भी हो सकते हैं, ठीक है। बट इट शुड बी अराउंड 280 वर्ड्स, 280, ओके। ये एक आइडियल केस है। और इसका फायदा क्या है? इसका सबसे सबसे जो आसान वो ये है कि एक तो ये है कि आपका टाइम जरा सेव हो जाता है, ठीक है। आप 300 वर्ड्स लिखते हैं या उससे ज्यादा, तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो 280 वर्ड्स आपने लिखने हैं, आपका जो है वो एक तो टाइम आपका सेव रहेगा, और दूसरा ये होगा कि आपके वर्ड्स जितने कम होंगे, आप उतने ही कम मिस्टेक करेंगे, ठीक है। अगर आपने ज्यादा वर्ड्स लिखे हैं तो मे बी कि आप ज्यादा मिस्टेक्स करें, ठीक है। तो 280, और जबकि जो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो होती है हमारे पास 250, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ requirement। तो ये हमारे पास होते हैं 250, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जब वो टेस्ट दे रहे होते हैं और टेस्ट देने के बाद वो वर्ड्स को काउंट करना शुरू करते हैं। आपने कभी भी वर्ड्स को काउंट नहीं करना। कब? जब आप पेपर दे रहे हैं। आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 2 3 4 दफा वर्ड्स को काउंट करें। एक दफा ऐसे लिखें, उसको काउंट करें, दूसरी दफा, तीसरी दफा, जब 4 5 दफा कर लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका ऐसे कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है।
तो पेपर वाले दिन आपने काउंट नहीं करना। काउंट करने से आपके 2 से 3 मिनट जो है वो वेस्ट होंगे, और वो 2 से 3 मिनट आप प्रूफ रीडिंग पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए। ओके। अच्छा, 3-4 चीजें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं। उसके बाद हम जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं मैं वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स आपको ज़बानी बताने की बजाय मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं, और वहां से आपको बताया कि आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि किस तरह से आप इनको स्ट्रक्चर कर सकते हैं, और आंसर्स किस तरह से कर सकते हैं डिफरेंट सेगमेंट जो है क्वेश्चन के। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है जी कि द लिस्ट ऑफ इम्पर्सनल ओपिनियन, और एक है द लिस्ट ऑफ पर्सनल ओपिनियन। अच्छा, पर्सनल ओपिनियन क्या होती है? जब आप कहते हैं इन माय ओपिनियन, ठीक है, टू माय वे ऑफ थिंकिंग, या फिर एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, या आई बिलीव दैट, ये आपकी पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, अब इनमें से एक दो आप याद रख लें, जरूरी नहीं कि हर एक आप याद रखें। ठीक है, आप इनमें से एक दो याद रख लें जो आप यूज कर सकते हैं अपने एसे के अंदर। ठीक है, और अगर हम इम्पर्सनल की बात करें, तो जब आप ये कहते हैं जी कि सम पीपल आर्ग्यू दैट, ठीक है, या पीपल ऑफन क्लेम दैट। ठीक है, जब आप ये कहते हैं पीपल पीपल ऑफन क्लेम दैट चिल्ड्रन कांट ग्रो अप परफेक्टली विदाउट अ पेरेंटल प्रेजेंट, ठीक है, या मेनी आर्ग्यू दैट। ठीक है, जब आप मतलब लोगों की बात करते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पे आता है लैंग्वेज टू इंट्रोड्यूस एग्जाम्पल्स। आपने अपने ऐसे के अंदर एग्जाम्पल भी लिखनी होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल को आप कैसे लिखेंगे? आप एग्जाम्पल के लिए आप फॉर एग्जाम्पल का वर्ड यूज कर सकते हैं, और आप देखें जब आप फॉर एग्जाम्पल यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आएगा ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एक ग्रामर आपका ये भी क्लियर होता है जी कि फॉर एग्जाम्पल के बाद आपने कामा पुट कर देना है। ठीक है, कामा डाल देना है, और इस फॉर एग्जाम्पल को यहाँ पे मैंने स्टार्ट में लिखा हुआ, आप इसको लास्ट पे भी लिख सकते हैं, बट आसान क्या है कि आप स्टार्ट में ही रखें। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लिखा एंड देन आपने कामा ऐड करना है, और फिर आगे जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। और अगर आप दोबारा एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं तो इसके बजाय कि आप दोबारा फॉर एग्जाम्पल रिपीट करें, आप उसकी जगह पे फॉर इंस्टेंस लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी एग्जाम्पल के लिए यूज होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी फॉर इंस्टेंस के बाद जो है कामा लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी तरह से सच एज और नेमली जो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए सच है, उससे पहले डॉट है, इसका मतलब है कि इससे पहले कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, लाइक सम कंट्रीज इन यूरोपियन इन यूरोप सच एज द यूके, इटली एंड फ्रांस। ओके, इस तरह से। अच्छा, अब इसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप बात को ऐड करना चाह रहे हैं, आपने एक बात कही है और उसके बाद आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं? एक होता है व्हाट इज मोर, आपने ऊपर कुछ कहा है उसी के रेलिवेंट आप कुछ और बात भी ऐड करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज दिस फ्रेज व्हाट इज मोर। ओके, और फिर इसी तरह से फर्दर मोर। अच्छा, जो एग्जामिनर है ना वो बेसिकली आपका जो एसए होगा उसके अंदर ये चीजें भी चेक करेगा। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है कि उसको रीडिंग यानी जो जब वो पढ़ रहा होता है एक पर्सन, तो उसकी जो वो आसानी से पढ़ लेता है। तो आपका ऐसे उसको समझ आना चाहिए। अगर आपका ऐसे उसको समझ नहीं आ रहा तो डेफिनेटली वो आपसे खुश नहीं होगा। ठीक है, या आपके जो मार्क्स हैं वो बेसिकली उससे इफेक्ट होंगे। तो ये जरा क्लैरिटी शो कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्दर मोर आप यूज कर सकते हैं। और जी। सर एक क्वेश्चन था सर यहीं पर। जी जी, पूछ लें। ओके सर, एक्चुअली जैसे अभी ये है कि जैसे हम लिखते हैं व्हाट इज मोर, फर्दर मोर, मोर ओवर। सर जैसे अभी आपने बताया कि हमने जो है जो बॉडी है, तो बॉडी में हमें जैसे एटलीस्ट जो है वो 2 पैराग्राफ जो है वो लिखने हैं। तो सर जैसे हम्म ये सेंटेंस हैं इन एडिशनल, इन एडिशन या एडिशनली या मोर ओवर, फर्दर मोर, तो सर ये जैसे है वो तो हम इन्हीं पैराग्राफ के स्टार्टिंग में लिख सकते हैं ना सर? बेसिकली जैसे इनका पर्पस होता है वो कोहेरेंस बना के रखना।
कि आपका जो ये नहीं है कि एक पैराग्राफ आपने किसी लाइक आपके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं और अगला उससे आपका एक डिफरेंट एस्पेक्ट निकल कर आता है। तो सर ये ऐसे नहीं होता कि हम इनको अगर हमने अपने पैराग्राफ्स में एक कोहेरेंस बना के रखनी है, अच्छा उसने इसकी बात की है, लेकिन फिर उससे ही रिलेट करता हुआ फर्दर मोर वो आपको कुछ और फर्दर इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहा है, तो सर ये उस पर्पज के लिए भी तो यूज होते हैं ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको आसान बना देता हूँ। एक तो ये है कि आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी सेंटेंस के इसको सॉरी पैराग्राफ के स्टार्ट में लिखें, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और इसका जस्ट ये मतलब है, अच्छा देखें, आप फॉर एग्जांपल ये काम करते हैं जी कि आपने एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ है, उसके अंदर आपने दो एग्जांपल्स देनी है, ठीक है, या आप दो पॉइंट्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं, दो पॉइंट है, ठीक है। तो आपने एक पॉइंट तो लिखा, आप दूसरे पॉइंट को आप कैसे लिखेंगे, मतलब कैसे रीडर को पता चलेगा कि अब आप जो है वो दूसरे पॉइंट पे आ गए, या दूसरी एग्जांपल आप दे रही हैं, या दूसरे रीजन को आप डिस्कस कर रही हैं, तो उसको कैसे पता चलेगा? ये सर वो कोहेरेंस बना के रखने के लिए एक आप जिस लाइक प्रॉपर जैसे थीम होता है और लाइक सर वो सेंटेंसेस जो हैं उनको कनेक्शन शो करने के लिए बेसिकली हम्म। हम यूज करते हैं। हाँ, हाँ देखें, अच्छा चलिए एक और बात मैं बताता हूँ। आपने एक बात लिखी है और उसके लिए ना आप दो आगे रीजन है, ठीक है, आपने एक रीजन दे दी है उसी को जो सपोर्ट कर रही है उस बात को। अब आपने दूसरी रीजन देनी है, तो दूसरी रीजन के लिए आप क्या लिख सकती हैं, आप उसके साथ मोर एवर लिख सकती हैं आप, ठीक है। मतलब एक रीजन है और उसके साथ आप दूसरी रीजन देना चाह रही हैं, तो दूसरी रीजन से पहले आप मोर एवर, तो ये बेसिकली लिंक शो करेगा उसके साथ। Yes, sir. ओके। अच्छा, इसके अलावा ना मुझे ये वाला बड़ा जबरदस्त स्ट्रक्चर लगता है। ये बेसिकली है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये यूज कैसे आपने करना है, यहाँ पे क्या है सर जी, एक क्वेश्चन है। नॉट, जी। सर जिस तरह अभी यहाँ पे फर्दर मोर मोर हमने यूज किया, तो इसकी जगह पे हम फर्स्टली सेकंडली थर्डली और लास्टली भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए, जो आप फर्स्टली यूज करते हैं ना, आप बिल्कुल उस पर नहीं करेंगे। फर्स्टली आप यूज करते हैं तो आप बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट में आप लिख सकते हैं फर्स्टली। और उसके अलावा जब आप दूसरी, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस, एक आपने पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ के स्टार्ट पे आप कोई एक बात जो पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप उसके लिए फर्स्टली लिख लें, ठीक है। और उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल कोई दूसरी एग्जांपल या दूसरी बात लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप सेकंडली लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, मतलब ये आपने ये नहीं रखना कि यही सिर्फ जो है स्पेसिफिक चीजें हैं, ये मतलब कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी आप दूसरी चीजें भी, दूसरे वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, दूसरी वोकैबुलरी भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं कुछ ले रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा सकूँ, ठीक है। कुछ केसेस में डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बड़ा जबरदस्त स्ट्रक्चर है, मतलब मुझे ये बड़ा पसंद है। आप में से हर पर्सन जो है ना, इस स्ट्रक्चर को अपने एसे के अंदर यूज कर सकता है, ठीक है। आपने इसको माइंड में रखना है जी कि ये स्ट्रक्चर हमने अपने टास्क 2 के अंदर एक दफा यूज करना ही करना है। अब इसका तरीका क्या है, ये होता है जी कि नॉट ओनली, फिर उसके बाद आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं, और फिर आप लिखते हैं बट आल्सो, और फिर एक स्टेटमेंट लिखते हैं। अच्छा, आ, अच्छा, अब हम इसको जरा इसके एग्जांपल देखते हैं। निकोटीन इन सिगरेट्स नॉट ओनली causes कैंसर बट आल्सो लीड्स टू सेवरल अदर सीरियस डिजीजेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जैसे आप एंड यूज करते हैं ना, एक चीज लिखते हैं और फिर एंड करके आप दूसरी चीज भी लिखते हैं, तो उसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं। नॉट ओनली लिखें और उसके बाद आप एक आइडिया यहाँ पे पुट कर दें, और बट आल्सो के बाद दूसरा आइडिया पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे कह जी कि इससे कैंसर भी होता है और दूसरी डिजीज भी होती है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और इसका फायदा ये है कि जब आप ये यूज करते हैं तो आपका ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरह से होते हैं कि कंट्रास्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हम होएवर को यूज करते हैं, ठीक है, और फिर हमारे पास वाइल या वेर एज है, ठीक है, दो और आल दो है हमारे पास, ठीक है। अब देखें ये यूज कैसे होते हैं, इनका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। अब क्या है, वी लिव इन अ टेक्नोलॉजिकल एज, ये एक सेंटेंस है, ठीक है, मतलब एक थॉट है।
अब जब आप whoever यूज करते हैं तो whoever के बाद जो बात आप लिखेंगे वो बेसिकली कंट्रास्ट कर रही होती है आपकी पहली वाली बात से। और अगर आप जीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये वर्ड्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको जब भी जीआरई के अंदर या इन चीजों के अंदर आप जीआरई के अंदर जब रीडिंग करते हैं और जब भी आप इस तरह के वर्ड्स देखते हैं तो वहां से हमें आइडिया हो जाता है जी कि जो whoever से पहले बात लिखी हुई है और जो एवर के बाद बात लिखी होगी ये आपस में कंट्रास्ट कर रही होंगी बातें, ये दो डिफरेंट थॉट्स होंगी। अब यहाँ पे देखें कि वी लिव इन अ टेक्नोलॉजिकल एज, ये एक बात है हमारे पास। और अगर हम जस्ट इसको पढ़ते हैं तो हमें क्या हमारे माइंड में बात आती है? अगर जस्ट आप इस चीज को पढ़ते हैं तो कितनी पॉसिबल बातें हमारे माइंड में आती हैं? को बता सकता है जस्ट अगर आप इसको पढ़ें तो? सर इसका मतलब ये हो सकता है कि जो भी हम डेली बेसिस पे चीजें यूज कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जिस तरह मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप यूज हम्म। कर रहे हैं, इस तरह मल्टीपल चीजें हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई है हर काम के अंदर। तो जो भी प्रॉब्लम इसके हमने अलावा लेट्स सपोज पहले कोई भी प्रॉब्लम जो हम पहले लेट्स सपोज करते थे अब वो टेक्नोलॉजी की मदद से हो रही है। तो इससे यही हो रहा है कि मतलब हम टेक्नोलॉजी वाले एज के अंदर रह रहे हैं। अच्छा चलें। ओके। अच्छा देखें, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और इसके बेशुमार पॉसिबल जो चीजें हैं वो आपके माइंड में आ सकती है कि आप इससे क्या मतलब ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने whoever यूज किया है और अब आपने देखना है कि क्या whoever के बाद जो मैं बात लिख रहा हूँ वो और इस बात में फर्क है, मतलब कंट्रास्ट ये कर रही है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी कांट सॉल्व ऑल द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। तो ये दो डिफरेंट मतलब हमारे पास थॉट्स हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से आप अगर वाइल या वेर एज को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखेंगे मेल्स स्पेंड 30 मिनट्स अ डे डूइंग द कुकिंग, वाइल या फिर वेर एज, ये दोनों आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीजें क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। फिर इसी तरह से जब आप दो या आल्दो यूज करते हैं तो ये भी ना दो डिफरेंट आइडियाज को कनेक्ट करता है। कैसे? आप जब आल्दो कहते हैं कि टॉम हैज अ लॉट ऑफ मनी, तो जब आप ये बात कहते हैं ना, टॉम हैज अ लॉट ऑफ मनी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होगा कि उसके पास वो बहुत बड़े घर में शायद रह रहा होगा। मतलब जो पॉसिबल बातें वो यही आती है ना जब किसी पर्सन के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, ठीक है। या हो सकता है जी कि उसके पास बहुत ज्यादा गाड़ियां हों, ठीक है। कुछ इस तरह की चीजें हमारे पास आती है। तो टॉम हैज अ लॉट ऑफ मनी, इस बात से तो हमें पता चल गया, ठीक है। बट इससे पहले क्या लिखा हुआ है? आल्दो लिखा हुआ है या फिर दो लिखा हुआ है। तो ये चीज इंडिकेट क्या करेगी? इंडिकेट करेगी कि कामा के बाद यानी जो सेकंड क्लास है या जो नेक्स्ट थॉट है वो इससे अपोजिट होगी, इससे कंट्रास्ट कर रही होगी। अब यहां भी क्या है, ही लिव्स इन अ स्मॉल ओल्ड हाउस। तो आप अगर इस थॉट को देखें, ये जो थॉट है और जो इससे पहले थॉट है, तो ये दो डिफरेंट थॉट्स हैं, ठीक है। तो और ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इनको एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ? एम्फेसाइज इससे कर रहा हूँ कि आपने 3 से 4 ये वाले स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में रख लें, इनका यूजेज आपको पता होना चाहिए और आप अपने ऐसे के अंदर जो है इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। और ये बेसिकली प्रैक्टिस से आएगा, मतलब आप माइंड में रख लें कि ये 3 स्ट्रक्चर हैं जो हम हर ऐसे के अंदर यूज करेंगे और आप इनको हर जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलें, ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। काफी सारी मतलब इसके अंदर ग्रामर आता है, आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने चाहिए, वो सारी चीजें मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा, ठीक है। हमारा जो मेन फोकस होगा वो बेसिकली हम कुछ एसेज यहाँ पे पढ़ेंगे और आपको मैंने स्ट्रक्चर समझाना है कि एसे को रिस्पॉन्स कैसे करना है, उस एसे को आपने स्ट्रक्चर कैसे करना है, ठीक है। ओके। अच्छा जी, ये हमारे पास है पहला क्वेश्चन, हम इसको पढ़ लेते हैं। Some parents think that child care centers provide the best services for children of preschool age. Other working parents think that family members such as grandparents are better caregivers for their young children.
डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। अच्छा, ये बड़ा एक ऐसे की मतलब एक टाइप ये होती है, ठीक है, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे पहले ये बात है जी कि जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है ना, आ, ये आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको इसका मीनिंग आना चाहिए, मतलब आपको ये पता होना चाहिए आप अपने अल्फाज में इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। उसके बाद आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपका टारगेट क्या है, मतलब आपको टास्क क्या दिया गया है। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। अच्छा, एक जब ऐसे को चेक किया जाता है तो वहां पे एक होता है कंपोनेंट जिसको बोलते हैं टास्क रिस्पॉन्स, सॉरी टास्क अचीवमेंट, इस तरह का होता है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है कि जो चीजें आपसे पूछी गई हैं, क्या आप उन दोनों उनके आंसर कर रहे हैं? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ व्यूज, तो क्या आप दोनों व्यूज को डिस्कस कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं? तो बेसिकली यहाँ पे तीन चीजें हैं, ठीक है। मतलब आपने पहले ये वाला जो व्यू है इसको डिस्कस करना है, दिस वन, फिर उसके बाद आपने इस व्यू को डिस्कस करना है और फिर आपने अपनी ओपिनियन भी देनी है, ठीक है। और ये तीनों चीजें जो हैं मतलब आपने आंसर करने हैं। अगर आप इन तीन में से कोई एक भी स्किप करते हैं तो आपका बैंड स्कोर जो होगा वो डैमेज होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने जो आपके वर्ड्स हैं बेसिकली वो 250 प्लस भी होने चाहिए, ठीक है। हम इसको देखते हैं जी। अच्छा जी, अब मैं आपको जर्नल बताता हूँ। जैसे ये इंट्रोडक्शन है, दिस इज माय फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, दिस इज माय सेकंड बॉडी पैराग्राफ एंड दिस इज माय कंक्लूजन। तो चार पैराग्राफ में, ठीक है। अब होता क्या है, आपका जो इंट्रोडक्शन होता है जी, इंट्रोडक्शन के अंदर तमाम एसेज के अंदर, मतलब जो मैं यहाँ पे बात करूंगा वो बेसिकली तमाम एसेज के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये एक वे है, इसके अलावा भी बेशुमार वेज हैं लिखने के ऐसे, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, इससे हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ एक ही वे है, ठीक है। इसके अलावा भी हैं, बट आपने क्या करना है, आपने एक वे के साथ स्टिक रहना है, ठीक है। आपने अपनी प्रैक्टिस के दौरान उसी मेथड को फॉलो करना है ताकि आपके लिए परेशानी ना हो, ठीक है। अच्छा, आपने सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन के अंदर आपने सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है उसको पैराफ्रेज करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको पैराफ्रेज कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है गिव योर ओपिनियन, तो यहाँ पे आप पैराफ्रेज करने के बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं जी कि while relatives can usually be trusted to take care of children properly, I argue that childcare professionals are better equipped to care of young children। तो यहाँ पे आप एक पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, आपको इस पोजीशन के साथ लास्ट तक स्टिक रहना पड़ेगा, आपको स्टिक होना पड़ेगा। आप इसी पोजीशन को लास्ट तक लेके चलेंगे, ठीक है। आपने पोजीशन एक ले ली, ठीक है। अब जो इंट्रोडक्शन होता है ना, अब इंट्रोडक्शन का एक और मतलब भी होता है कि जब एक बंदा इंट्रोडक्शन पढ़े उसको ये पता चल जाना चाहिए कि ऐसे किस चीज के बारे में है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, मतलब आप क्या करने जा रहे हैं। तो यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है। मतलब अगर मेरे पास ये प्रॉम्प्ट ऊपर नहीं भी दिया हुआ तो जब मैं ये पढ़ूंगा सिर्फ तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है जी, यहाँ पे एक पार्टी को डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। कौन सी पार्टी है जी? Many parents in full-time employment prefer to leave their offspring with grandparents or siblings when they are at work because they trust them more। Okay, यहाँ पे इस चीज को डिस्कस कर रहा है जी। ओके, हाँ, इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इट्स अप टू यू, आप जिस मर्जी को पहले डिस्कस कर लें, ठीक है। एक बड़ी पैराग्राफ के अंदर वो इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर वो क्या कर रहा है जी, इसके साथ साथ वो रीजन दे रहा है। अच्छा, ये रीजनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने उसने फर्स्ट क्लेम लिखा है और उसके बाद वो रीजन दे रहा है, ठीक है। तो रीजन आपने हमेशा देनी है, आपने जो भी क्लेम करना है उसके साथ आपने रीजन देनी है, ठीक है। और रीजन के बाद आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, उसने फॉर एग्जाम्पल यूज किया है एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है। और एग्जाम्पल के बाद आपको यहाँ पे ग्रामर भी नजर आ रहा है कि उसने कमा पुट किया है, ठीक है। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। ओके, और वो यहाँ तक आ गया है। अच्छा, आप मुझे जरा बताएं, यहाँ तक वो जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो पता है कौन सी कर रहे हैं? को बता सकते हैं?
कि क्या जो चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, क्या राइटर इन चीजों को डिफेंड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है? यस सर। नहीं, ये सर दूसरे व्हाट्स द पर्सन पॉइंट? का पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा है। अब वो ये कह रहा है, होएवर I believe that a family connection does not guarantee that a person can take care of young children well. तो यहाँ पे लास्ट पे वो फिर अपना ओपिनियन दे रहा है। यहाँ पे उसने एक दूसरी थॉट को डिस्कस किया है। उसने क्या कहा स्टार्ट में, वो बेसिकली इस चीज को लेके चल रहा है, वो इस चीज को लेके चल रहा है, वो इस चीज को कह रहा है जी कि मैं ये मानता हूं कि ये बात ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया है कि इस चीज को उसने डिस्कस किया है, और लास्ट पे वो क्या कह रहा है, वो अपनी बात लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। लेकिन उसने उससे पहले होएवर यूज किया है। होएवर इसी वजह से यूज किया है कि जो उसने पहले बात यहाँ पे की है वो उससे कंट्रास्ट कर रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट पे उसने अपना व्यू दिया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे वो दूसरे पर्सन की बात कर रहा है। Others say that daycare centers are a better option due to the fact that their employees are skilled professionals. अच्छा, ये वो बात है जिसको वो बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा जी कि इस पर्सन का वकील बनेगा और यहाँ तक ना मतलब उसको वो डिस्कस करेगा, चीजों को लेके आएगा। ठीक है, और फिर वो यहाँ पे आ गया, उसने फॉर इंस्टेंस यूज किया एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो उसने एग्जाम्पल दी है। और ओके, अब यहाँ पे देखें, अब चूंकि उसकी जो बेसिकली थॉट है वो अलाइन कर रही है, वो बेसिकली वो भी यही सोच रहा है जो ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी जो इन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है ये बेसिकली इस जो है वो इसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसी वजह से उसने यहाँ पे लिखा है, फॉर दिस रीजन आई थिंक दैट द चिल्ड्रन लेफ्ट इन द केयर ऑफ दीज सेंटर्स आर बेटर लुक्ड आफ्टर। ठीक है, और फिर वो कंक्लूजन दे रहा है। कंक्लूजन के अंदर वो क्या करेगा, कंक्लूजन के अंदर वो बेसिकली जो ऊपर उसने आइडियाज लिखे हैं उनको वो समराइज करता है। कंक्लूजन के अंदर नई चीज नहीं लिखी जाती। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिख रहे हैं, ऑल्दो सम पेरेंट्स में प्रेफर द बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट इनहेरेंट विद इन अ फैमिली व्हेन चूजिंग अ केयर गिवर फॉर द चिल्ड्रन। अब दिस एसे फाइंड्स दैट, अब यहाँ पे वो अपना ओपिनियन दे रहा है, मतलब ठीक है, दैट यानी मैं इस ओपिनियन के साथ स्टिक कर रहा हूँ, वो ये कह रहा है। So this essay finds that children are better off under the care of daycare centers due to their staff's professional training and experience. ठीक है, तो कंक्लूजन के अंदर कोई भी आपने नया पॉइंट ऐड नहीं करना। जो आपने यहाँ पे आइडियाज, इसके अंदर आइडिया जो बात हमने डिस्कस की है, इसके अंदर जो आपने डिस्कस की है उसी को बेसिकली ये समराइज करता है। या आप ये कह सकते हैं कि जो आपका क्या कहते हैं, आपका जो इंट्रोडक्शन होता है ये बेसिकली कंक्लूजन उसी को समराइज करता है। ठीक है, और लास्ट पे यहाँ पे आप चूंकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मेथड, एक वे था जिसके साथ हम डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन इन एसेज को हम जो है वो लेके चल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बॉडी पैराग्राफ्स की बात करें तो जैसे ये पहला बॉडी पैराग्राफ है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक चीज को डिस्कस किया जा रहा है। तो इससे नीचे जो भी चीजें होंगी ना वो बेसिकली इसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स होंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक आइडिया को डिस्कस करना है, एक आइडिया यहाँ पे लेना है, और फिर उसको आपने क्या कहते हैं एलेबोरेट करना है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसके लिए आपने रीजंस और एग्जांपल्स देनी है। फिर आप एक आइडिया यहाँ पे करते हैं और फिर उसके साथ आपने रीजंस या एग्जांपल्स आपने देनी होती है। ठीक है, और आई होप कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को याद रख लेते हैं तो इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करते हैं तो आप काफी अच्छे से इस हिस्से को लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। जी, कोई क्वेश्चन है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा सर, मैंने कुछ रिसोर्सेज पे मींस जब सर्च की थी तो कुछ रिसोर्सेज कहते हैं कि जैसे आपने हर बॉडी पैराग्राफ के लास्ट पे एक राइटर की ओपिनियन है। मैंने कुछ रिसोर्सेज पे पढ़ा था, कुछ कहते हैं कि इसको ऐड करना चाहिए और कुछ कहते हैं नहीं। तो क्या ये बेस्ट वे है कि हम लास्ट पे ओपिनियन एक ऐड करें? हाँ देखें, एक तो ये बात है कि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये एक वे नहीं है। ठीक है, तो आपको मल्टीपल वेज मिलेंगे एसेज को लिखने के। ठीक है, और अगर आप आइल्स का रिस्पांस देखते हैं ना, एक आइल्स की बुक के ऊपर ना बाजुकत लास्ट पे
जो ट्रेनर होते हैं यानी जो आइल्स के लोग होते हैं उन लोगों का भी एक रिस्पॉन्स लिखा होता है ना। तो वहां पे एक चीज उन्हें मेंशन की होती है, वहां पे उन्हें लिखा होता है कि बेशुमार में से एक वे है, मतलब ठीक है, वन ऑफ द यस वेज, सर। ठीक है। हाँ, तो वन ऑफ द वेज, ठीक है। तो इसका कोई एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि ये इसका अथेंटिक सोल्यूशन है, ठीक है, या ये एक परफेक्ट यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। तो हर पर्सन जो है या हर जो ट्रेनर या टीचर होगा वो उसकी ओपिनियन या उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो बिल्कुल जो है वेरी करेगा, ठीक है। क्योंकि मेन जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है ना वो क्या होता है, वो होता है कि आपने इन दोनों सॉरी इसका आंसर करना है, ठीक है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव तो ये होता है ना, तो उसको आप किसी भी तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। बट हमारे लिए क्या होता है, हम जो लोग यानी फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स आइल्स की प्रिपरेशन करते हैं, हमें एक चीज के साथ स्टिक होना पड़ता है, तो वो फिर हमारे लिए आसान हो जाती है, ठीक है। तो आप जब इस तरह के एस्से को एक या दो बार इस तरह से आप लिखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा इस तरह के एस्से को डिस्कस करना, ठीक है। ओके ओके। सर। और सेकंड, ये बात ही जैसे आपने एग्जांपल मेंशन की उसमें स्पेसिफिक साउथ अफ्रीका का नेम लिखा, तो सच हमें कंफर्म नहीं होता इसके बारे में, तो हम इस केस में एग्जांपल्स कैसे ऐड करें? हाँ, अच्छा, एग्जाम्पल्स के लिए एक मैं बात बताता हूँ कि वैसे बेहतर ये होता है कि आप जैसे हम नहीं कहते किसी बुक से पढ़ के कोई एक नंबर स्टैट ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 3 मिलियन या इस तरह से। तो ये समटाइम लगता है कि ये मेमोराइज्ड स्टफ है, तो आपने मेमोराइज्ड स्टफ को नहीं लिखना, या समटाइम होता है ना ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। तो ये मेमोराइज्ड स्टफ है, आपने इसको नहीं लिखना, आपने एक नेचुरल रहना है, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए आप, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे अगर एक मोबाइल फोन के ऊपर बात आती है, ठीक है, और आपके घर में बच्चे जो हैं वो मोबाइल फोन काफी ज्यादा उसका यूज करते हैं, ठीक है, एक्सेसिव कंज्यूमर है मोबाइल फोन के, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि वो मतलब ये गेम्स खेलते हैं, ये गेम खेल सकते हैं, और फिर फॉर एग्जांपल करके आप कुछ स्पेसिफिक गेम बता सकती हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं जी कि वो ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं बच्चे मोबाइल फोन की, और फिर आप फॉर एग्जांपल करके कुछ स्पेसिफिक गेम्स जो है उनका आप एक दो का आप नाम जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली तरीका होता है एग्जाम्पल देने का, और ये सब कुछ बहुत आसान होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो चीज आपको समझ आ रही है। ओके। सो अच्छा, दूसरा जो आइल्स का है बेसिकली हमारे पास ये टास्क होता है, लाइक टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। तो अग्री या डिसअग्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये पहले से थोड़ा डिफरेंट है, ओवरऑल तो मतलब ऐसे का तो सेम फॉर्मेट है ना, आपका ग्रामर आपने बॉडी स्ट्रक्चर कैसे करना है, बट यहाँ पे आंसर करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री। तो अब देखें हमारे पास प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट है हमारे पास लाइफ वाज बेटर व्हेन टेक्नोलॉजी वाज सिंपलर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली टास्क है, और हमने बताना है कि आप कितना इसके साथ मतलब इसके साथ एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, किस हद तक। तो आपने एक पोजीशन को यहाँ पे चूज करना है। अब ये नहीं होगा मतलब कि आप एक पोजीशन चूज कर लें, ठीक है। अच्छा, कुछ जगहों पे ना आप ये भी पढ़ेंगे कि आप दोनों पोजीशन को भी बैलेंस कर सकते हैं, खास करके जीआरई के अंदर आपने देखे होंगे ऐसे। बट आपने क्या करना है यहाँ पे, आपने या तो अग्री करना है या डिसएग्री करना है। अब आता है जी कि आप चूज कैसे करेंगे कि आप वेदर यू शुड अग्री और डिसएग्री, आपने चूज कैसे करना है। तो इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना नॉलेज है, यानी जो टॉपिक दिया हुआ है अगर आप उसके साथ अग्री करते हैं तो आप क्या दो तीन पॉइंट्स आप वहां पे लिख सकते हैं, क्या दो तीन पॉइंट्स आपके माइंड में आ रहे हैं कि लाइफ वाज बेटर व्हेन टेक्नोलॉजी वाज सिंपलर। तो क्या आपके माइंड में दो तीन चीजें आ रही हैं अगर आप अग्री करते हैं, और फिर आप देखेंगे कि नहीं अगर मैं डिसअग्री कर रहा हूं तो क्या मेरे पास दो तीन पॉइंट आ रहे हैं माइंड में, ठीक है, और क्या उनको मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, क्या मैं उनकी एग्जांपल दे सकता हूँ। तो ये बेसिकली तरीका होता है कि आपने कौन सी पोजीशन को लेना है, ठीक है। और आप जो भी पोजीशन लेते हैं आपके आपका जो बैंड स्कोर होता है उस पर इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये नहीं होगा कि अग्री के साथ आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे और बैंड मिलेंगे और डिसअग्री के साथ आपको कम मिलेंगे, ये बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो आप किसी एक पोजीशन को लें, और जो कि डिपेंड करती है आपके पास नॉलेज कितना है, ठीक है, और आप उसको एक्सप्लोर कितना कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अब देखें यहाँ पे क्या होगा कि ये चूंकि इंट्रोडक्शन है, तो मैंने आपको कहा था कि इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम इसको पैराफ्रेज करते हैं, ठीक है।
और फिर उसके बाद आप अपनी ओपिनियन देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको पैराफ्रेज किया गया, इट इज आर्ग्यूड दैट आवर लाइव्स वर मोर फुलफिलिंग व्हेन टेक्नोलॉजी वाज लेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो वाज सिंपलर है ना, तो उसके लिए लेस कॉम्प्लेक्स उसने लिख दिया, ठीक है, लेस कॉम्प्लेक्स, तो पैराफ्रेज किया है। अब यहाँ पे वो लिख रहा है कि अब देखिए यहाँ पे क्या, आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट and believe that technology has made life much better because smartphones save us time and the internet has improved education. अब यहाँ पे देखें, पहली बात तो ये है कि एक पोजीशन ले ली गई है, डिसएग्री की, ठीक है। अब ये पोजीशन क्यों ली है, उसकी रीजन भी आपने देनी है। तो जब आप लिखते हैं ना बिकॉज, तो इसका मतलब है जो आपने पोजीशन ली आप उसकी आप रीजन दे रहे हैं, ठीक है। तो अब रीजन में आपने दो चीजें ऐड की हैं, स्मार्टफोन्स सेव अस टाइम, एक ये बात है, और दूसरी है कि इंटरनेट हैज इंप्रूव्ड एजुकेशन, एजुकेशन में ये, ठीक है। अब बेसिकली ना यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे ये काम किया है कि मैंने जो आपको कहा था ना कि आपके पास आइडियाज, तो यहाँ पे आपने दो आइडियाज जनरेट कर दिए। हाँ, आप ये बता रहे हो जी कि मैं इस वजह से डिसएग्री कर रहा हूँ क्योंकि स्मार्टफोन जो है वो टाइम को सेव कर रहा है, ठीक है। तो एक तो ये चीज आ गई, और दूसरी आप कह रहे हैं जी कि एजुकेशन को इंप्रूव किया है। दो बातें आपने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। अब जब मैं सिर्फ ये वाला पढ़ूंगा ना, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये ऐसे जो है इस चीज के बारे में है, और इसके अंदर जो राइटर है उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी वो इन चीजों को एक्सप्लोर करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें, न्यू phones such as the iPhone have made our daily lives much less laborious and has given more free time. अब यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे उसने किस चीज को डिस्कस किया है, स्मार्टफोन्स सेव अस आवर टाइम, ठीक है। तो अब उस चीज को ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आ जाएं, द इंटरनेट हैज इनरिच्ड एजुकेशन, तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे कंक्लूजन है, ठीक है। आई बिलीव दैट life has been greatly improved by technological advancements, particularly labor-saving phones and the learning opportunity. तो बेसिकली यहाँ पे उसको क्या किया गया है, जो आपका क्या कहते हैं, आपका इंट्रोडक्शन होता है, बेसिकली उसी को आपने पैराफ्रेज करना होता है, ठीक है, कंक्लूजन के अंदर। तो अब यहाँ पे आप क्या सीख रहे हैं इसके अंदर, ये जो क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन के लिए आपको दो आइडियाज चाहिए एटलीस्ट, come up with at least two ideas. अच्छा, अब दो आइडियाज के साथ आपने आना है, ठीक है। एक आइडिया को आपने पहले पैराग्राफ में डिस्कस करना है, बॉडी पैराग्राफ 1, जिसको आप कहते हैं ना ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग ही है, मतलब आपने यहाँ पे आपने उतना टाइम नहीं लगाना इसको, जैसे यहाँ पे स्मार्टफोन सेव टाइम और इंटरनेट हैज इंप्रूव्ड एजुकेशन, तो ये दो आइडियाज आ गए, ठीक है। तो एक आइडिया को आपने यहाँ पे डिस्कस करना है और फिर उसको आपने जस्टिफाई करना है, ठीक है। दूसरे आइडिया को आपने यहाँ पे करना है, ठीक है, और फिर आगे उसको आपने क्या करना है इस पैराग्राफ के अंदर, एंड देन योर कंक्लूजन। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर अगर हम अपना थर्ड पैराग्राफ या थर्ड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे देना चाहते हैं, सपोज लाइक हम कहते हैं भी हम एक ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन की हमारे पास मीन्स हैं, दे हैव शॉर्टन द डिस्टेंस। तो सर इसके लिए हमें थर्ड पॉइंट के लिए थर्ड पैराग्राफ लिखना होगा या फिर आप इसी में किसी पैराग्राफ के एंड पे उसको फिर मेंशन कर सकते हैं? ओके। अच्छा, जो आप अगर मैंने चूंकि एक वैसे आइडियली कहा था कि हमने जो कि इस चीज को पैटर्न को फॉलो करना है कि आपकी बॉडी पैराग्राफ 2 होने चाहिए, तो आप थर्ड अगर पॉइंट निकालते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप उसके लिए अलग से एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं, अगर आप फॉर एग्जांपल इसी ये वाला जो बॉडी पैराग्राफ है, ठीक है, आप अगर इसी के अंदर ही एक तीसरा पॉइंट भी लिख देते हैं तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट बेहतर ये है कि आप एक चूंकि पैटर्न जो फॉलो कर रहे हैं ना, जैसे आपने एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया है, दूसरे पॉइंट को आपने दूसरे पैराग्राफ के अंदर, तो ये जरा ज्यादा अच्छा होगा कि आप तीसरे पॉइंट को तीसरे पैराग्राफ के अंदर डिस्कस करें, ठीक है। तो आपके 3 बॉडी पैराग्राफ हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि modern children are suffering from the diseases that were once considered to only be meant for adults.
obesity is a major disease prevalent among children. तो सबसे पहले क्या चीज है जी, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आपको मतलब ये क्लियरली पता चलना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको ये आना चाहिए जी, व्हाट आर इट्स काजेस, मतलब आपसे दो चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है, कि क्या काजेस हैं, क्या रीजंस हैं, ठीक है। और दूसरी क्या है, व्हाट सॉल्यूशंस कैन बी ऑफर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने क्या करना है, आपने ये जो ऊपर प्रॉब्लम बताया गया है, इसके लिए कम से कम दो रीजंस आपने निकालनी है, ठीक है। यानी दो काज या दो रीजन जो है इसकी, वो आपने निकालनी है। तीन भी निकाल सकते हैं, चार भी निकाल सकते हैं, बट एटलीस्ट दो होने चाहिए। और उन दो को आपने फिर अच्छे से इलेबोरेट करना है, उनको आपने उनके लिए आपने एग्जांपल्स देनी है, ठीक है। और जो सॉल्यूशंस होते हैं, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, आपने दो काज किए, ठीक है, दो रीजंस आपने निकाली हैं। अब जो सॉल्यूशंस होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं उन रीजंस के। बेसिकली आपने जो रीजंस बताई हैं, आपने उन्हीं रीजंस के सॉल्यूशन देने हैं। अब ये नहीं होगा कि सॉल्यूशन के अंदर आप किसी और चीज को डिस्कस करें। तो आपने एक रीजन बताई है, फिर आपने दूसरी रीजन बताई है। अब उसके बाद इट मीन्स के दो रीजन हैं, तो अब आपने दो सॉल्यूशन इसके देने हैं। तो जो पहला सॉल्यूशन होगा वो पहली रीजन का होगा, और दूसरा सॉल्यूशन दूसरे रीजन का होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यस पूछ सर, सकते क्लियर है। हैं। ओके। अच्छा सर, जैसे वैसे तो हम कहते हैं हमें ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए कि हमें एक टॉपिक सेंटेंस एक आइडिया देके एक पैराग्राफ के अंदर उसके सपोर्टिंग आइडियाज देके और कुछ एग्जांपल देके ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन है कि व्हाट आर इट्स काजेस, तो मीन्स जहाँ पे हमें मोर देन वन देना पड़ जाए, एडवांटेजेस की बात हो तो वहाँ हमें एटलीस्ट मीन्स एक पैराग्राफ में दो काजेस देनी ही देनी है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। अब इसका ना, एक तो ये है कि व्हाट आर, अच्छा, व्हाट आर इट्स काजेस एंड व्हाट सॉल्यूशंस कैन बी ऑफर्ड। अब इसको ना हम दो तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। पहला पहला तरीका ये है कि जैसे ये, अच्छा, ये तो आपको पता है ना कि आपने इसको पैराग्राफ करना है, सॉरी मतलब ये इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, पैराफ्रेज और, यस सर। ठीक है, हाँ, ये चीज के लिए। अब ये है आपका पहला बॉडी पैराग्राफ, ठीक है। अब इसको आप दो तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं इस ऐसे के लिए, ठीक है। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक रीजन लिखें, कॉज लिखें, और उसके बाद उसी का सोल्यूशन इसी में लिख दें, ठीक है। तो ये पैराग्राफ क्या होगा, एक कॉज, एक रीजन और उसका सोल्यूशन। और दूसरा जो पैराग्राफ होगा ये वाला, उसमें आप दूसरी कॉज या दूसरा रीजन लिखें और उसका सोल्यूशन लिख दें। एक तो ये तरीका है। यस अब सर। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि आप इन दोनों के अंदर दो प्रॉब्लम्स लिख दें, दो काज लिख दें, ठीक है। और जो इनका सोल्यूशन है उसको, उन इन दोनों के सोल्यूशन को आप यहाँ पे लिख दें, लेकिन तरतीब के साथ लिखना है। अगर आपने जो प्रॉब्लम या काज यहाँ पे आपने पहले लिखी है, उसका सोल्यूशन यहाँ पे पहले होना चाहिए, ठीक है, और फिर बाद में दूसरा होना चाहिए। इज दिस क्लियर? यस सर, लेकिन हमें काजेस एक नहीं ज्यादा ही मेंशन करनी पड़ेंगे ना, मैं ये पूछना चाह मतलब रही दो थी। कर देना, हाँ, दो कर देना, वो तो मैं वही बता रहा हूँ जी, कि आप दो काजेस कर दें, ठीक है, दो रीजंस बता ठीक। देना। एक रीजन, हाँ, दो रीजंस आप बताएं, और दो सॉल्यूशन उसके होंगे आपके पास, ठीक है। ओके सर। हम्म। अच्छा, ये इतना मुश्किल नहीं है, मतलब आई बिलीव कि आप अगर एक एक ऐसे, मतलब जैसे ये ऐसे है, आप इसको बैठ के लिखें और इसको फॉलो करें, ठीक है, और इसको बैठ के आप लिखें, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप काज और सॉल्यूशन वाला ऐसे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में आ जाएगा। तो इसको आपने मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट एक दो दफा इस तरह से लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास इसी के रेलिवेंट हमारे पास आ जाता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा मिलता जुलता ही है, लाइक एयर ट्रांसपोर्ट इज इंक्रीजिंगली यूज्ड टू export fruit and vegetables to countries where they can't be grown or are out of season. What are the advantages and disadvantages
ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है जी कि बिल्कुल उसी तरह से आप क्या करते हैं, आ, दो तरीके हैं, मतलब आप ये करें कि जैसे ये है आपके पास, तो इसके अंदर आप एडवांटेजेस लिख दें, ठीक है, दो लिखना चाहते हैं या तीन लिखना चाहते हैं जो भी, ठीक है। और यहाँ पे आप दूसरी बॉडी पैराग्राफ के अंदर डिसएडवांटेजेस इसके लिख लें, ठीक है, जितने भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपने दो या तीन तीन एडवांटेज लिखे हैं तो आप तीन डिसएडवांटेज लिखें, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमने इसको किया हुआ है, क्या कहते हैं, लाइक एडवांटेज की जगह पे वन बेनिफिट लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा पैराफ्रेज हो गया ये। और डिसएडवांटेज की जगह पे ड्रॉबैक, तो ये वर्ड्स आपको आने चाहिए, मतलब ड्रॉबैक, बेनिफिट, ठीक है। मतलब इट शुड बी इन योर माइंड कि आपने एडवांटेज के लिए, ये नहीं कि आप एडवांटेज ही बार बार लिखें, आप कुछ दूसरे वोकेबलरी भी आनी चाहिए, आप उसकी जगह पे बेनिफिट लिख दें, ठीक है। और डिसएडवांटेज के लिए आप ड्रॉबैक लिख दें, ठीक है। ओके। अच्छा, ये तो जरा सिंपल था। अब इसी के अंदर एक थोड़ा सा इसमें चेंज भी होता है जी कि एडवांटेज जो होते हैं वो बेसिकली आउटवे करते हैं कि इसको डिसएडवांटेज, मतलब एडवांटेज ज्यादा है, ठीक है, डिसएडवांटेज या डिसएडवांटेज ज्यादा है एडवांटेज से। तो वो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन है, लाइक मैनी म्यूजियम्स चार्ज फॉर एडमिशन while others are free, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट है। और अब इसके लिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछे, डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ चार्जिंग पीपल फॉर एडमिशन टू म्यूजियम्स आउटवे द डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो हम देखते हैं जरा ये क्वेश्चन किस तरह से इसको स्ट्रक्चर किया गया है। तो अब क्या है जी, सबसे पहले इसको पैराफ्रेज किया गया, अ नंबर ऑफ म्यूजियम्स चार्ज एन एंट्री फी while others do not। सो ये बेसिकली पैराफ्रेज फॉर्म है, ठीक है, जिसको आपने करना है। और आई बिलीव दैट द ड्रॉबैक्स ऑफ चार्जिंग fees do not outweigh the benefits because although some people are excluded when museums are charged admission, this funding enables many museums to remain open। अब यहाँ पे वो एक ओपिनियन ले रहा है क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू थिंक, कि क्या एडवांटेज जो है ऑफ चार्जिंग पीपल वो आउटवे कर रहे डिसएडवांटेज को, ठीक है। ये नहीं मतलब एडवांटेज क्या ज्यादा है, ठीक है। तो आई बिलीव दैट, अब वो क्या कह रहा है, ड्रॉबैक्स यानी जो बेसिकली जो क्या कहते हैं डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, डू नॉट आउटवे द बेनिफिट्स। तो बेसिकली वो किस चीज को एडवोकेट कर रहा है, वो ये कह रहा है कि जो चार्ज किया जाता है इट्स अ गुड थिंग, ऐसे ही है ना। यस सर। हाँ। तो अब यहाँ पे उसने एक पोजीशन ले ली है, ठीक है, मतलब वो ये कह रहा है कि आप चार्ज जो है वो एक अच्छी चीज है। तो अब उसके लिए वो रीजन दे रहा है, वो रीजन क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि मतलब चार्ज करने से कुछ जो लोग हैं वो मतलब एक्सक्लूड हो जाएंगे, मींस कि वो मतलब ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, म्यूजियम के अंदर नहीं इन हो सकेंगे। बट वो ये बता रहा है कि फंडिंग जो है वो म्यूजियम के लिए क्या है, इनेबल्स मेनी म्यूजियम्स टू रिमेन ओपन, मतलब उस फंडिंग के साथ वो अपने एक्सपेंडिचर्स और जो भी मतलब चीजें हैं उनको और उसको बेसिकली ओपन रख सकते हैं, ठीक है, मतलब वो म्यूजियम बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो डिस्कस कर रहा है जी कि द मेन डिसएडवांटेज, ठीक है, ऑफ चार्जिंग एंट्री टू म्यूजियम इज दैट। अब वो मतलब मेन डिसएडवांटेज बता रहा है, वो बता रहा है जी कि क्या है जी कि इज दैट हाई फीस एक्सक्लूड सम ऑफ द पॉपुलेशन स्पेशली इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो यहाँ पे उसी चीज को देखें, उसी आइडिया को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो उसने इंट्रोडक्शन के अंदर आइडियाज देखे, ठीक है। और फिर वो आगे रीजन दे रहा है जी कि मैनी पीपल आर पुअर और कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहां तक तो हम आ गए, ये तो ठीक है, लेकिन आपने इस चीज को देखना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें, आई वुड आर्ग्यू दैट विदाउट दिस इनकम म्यूजियम्स वुड स्ट्रगल टू सर्वाइव। क्या ये दोबारा अपनी बात को लिंक कर रहा है पीछे जो उसने यहाँ पे लिया है? यस सर, कर रहा है। यस। और यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं होएवर उसने क्यों यूज किया, ये पहले वाला केस है जैसे हमने पहला ऐसे डिस्कस किया था, वहां पे भी उसने किया था, यस सर। क्योंकि यहाँ पे जो चीज डिस्कस की जा रही है ये बेसिकली इसको सपोर्ट नहीं कर रहा,
तो वो फिर लास्ट में बता रहा है कि मतलब मैं फिर भी मतलब आई वुड आर्ग्यू दैट विदाउट दिस इनकम, ठीक है, तो वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, वन बेनिफिट ऑफ एंट्री फी इज दैट दे अलाउ मेनी म्यूजियम्स टू कीप देयर डोर्स ओपन। अब देखें यहाँ पे उसने कोई भी नई बात नहीं की, यानी ये जो पूरा एस्से है अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो जैसे ही उसने, अगर हम इस इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि इस पूरे ऐसे के अंदर क्या डिस्कस होगा। देखें उसने यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक है कि जो अगर हम चार्ज करते हैं तो कुछ लोग का मतलब कुछ जो लोग होंगे वो बेसिकली म्यूजियम को ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, एक ये आइडिया है। और दूसरा क्या है कि जो फंडिंग है बेसिकली वो म्यूजियम को ओपन रखेगी। ये दो आइडियाज हैं। अब इन्हीं दो आइडियाज को डिस्कस किया गया है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख लें, और जैसे ये है, ठीक है, इसी चीज को डिस्कस किया, अब इसी चीज को आगे थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। और लास्ट में फिर वो कह रहा है आई थिंक दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओके। और यहाँ पे वो फॉर इंस्टेंस और चीजें यूज कर रहा है, ओके। In conclusion, although it's unfortunate that not everyone can enjoy the exhibits in the museum if an entry fee is charged, I believe I believe the money earned from admission is often the only thing that is keeping the doors open, making such a fee much more beneficial. यहाँ पे देख लें दोबारा उसने क्या किया है, अपनी उस बात को वो सपोर्ट कर रहा है। और बेसिकली ये उसने पैराफ्रेज ही किया होता है जो उसने पहले चीजों जो मेन चीजों को, मतलब जैसे यहाँ पे ये आइडिया है, ठीक है, ये मेन आइडिया है, दिस इज, और ये एक मेन आइडिया है। तो और फिर ये उसका ओपिनियन है ऊपर, तो इसी को बेसिकली उसने पैराफ्रेज किया होता है। कंक्लूजन के अंदर कभी भी आपने कोई नई बात नहीं लिखनी, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, मैं फिर नेक्स्ट चलूँ। सर इस पे एक चीज मैंने इस स्टेटमेंट में देखी है कि सर जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है, अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो सर इसके अकॉर्डिंग ये जो टेम्पलेट है सर, ये बिल्कुल वैसे लगता है जैसे अभी हमने एग्री और डिसएग्री वाला पढ़ा है, कि आप इस स्टेटमेंट से या तो एग्री कर रहे हैं या तो डिसएग्री कर रहे हैं। जैसे अभी हमने इससे एग्री किया कि जो एडवांटेजेस हैं चार्जिंग पीपल फॉर एडमिशन टू म्यूजियम आउटवे द डिसएडवांटेजेस, तो हम इस स्टेटमेंट से क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। तो सर ये भी उसी की टाइप नहीं हो गई वो जो एग्री और डिसएग्री वाला था? नहीं, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना, डू यू थिंक, मतलब अब यहाँ से वो आपका एक ओपिनियन पूछ रहा है कि जो एडवांटेजेस हैं वो आउटवे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप बेसिकली